नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं सुप्रिया शर्मा। योगी सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रयागराज पूरा उत्तर प्रदेश जश्न मना रहा है। उसी उपलक्ष्य में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजमणि कौल जी, कुरान विधानसभा से। आइए उनसे बात करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ये रहेगा कि अभी ये जो इवेंट बनाया जा रहा है, ये जश्न कैसा, मतलब देख रहे हैं प्रयागराज में दिन दहाड़े हत्या की गई, वर्तमान कानून व्यवस्था अभी तक प्रशासन जो है नाकाम दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे उस पर? नहीं, ये जनता ये सोचे नाकामयाबी है सरकार की, तो ऐसा नहीं है जी। जिस दिन हत्या हुई है उसके ठीक 3-4 दिन बाद जो है उसका परिणाम आया है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को हम जो है अच्छे जगहों, अच्छे स्थान पर ले जाएंगे, इसको देश में अच्छे नंबर पर पहुंचाएंगे, सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, कहीं भी किसी तरह की हत्याएं नहीं होंगी। इस पर रोक लगाई जा रही है। पहले की अपेक्षा हत्याएं कम हुई है। जिन्होंने दिन दहाड़े हत्या की है उसमें जितने भी वांछित लोग हैं, अभी देखिए 2 का इनकाउंटर किया गया है, भी ज़्यादा दिन नहीं बीत रहा है। और वो पहले की सरकारों में होता था कि हत्या होने के बाद महीनों, 2 महीने, 6 महीने कहीं कहीं वो फाइलें जब्त कर दी जाती थी। आज तो सरकार हमारी इस पर है कि हम इस तरह के जो आक्रमण करने वाले व्यक्ति हैं, जो हत्या करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनको जो जेल में बंद कर दिया जाएगा, और जो जघन्य अपराध किए हैं उनके लिए सीधे इनकाउंटर है। अच्छा सर, ये आपके कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में, योगी जी के बुलडोजर चलाने का, पहले का कार्यकाल अगर छोड़ दिया जाए तो बुलडोजर चलाने के अलावा अभी क्या ऐसा हुआ? साल भर की हमारी सरकार है। बुलडोजर के अलावा भी कई ऐसे काम हुए हैं, जो बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ, उसका शिलान्यास भी हुआ। कुछ सड़कें हमारी जो 5 साल के अंतराल में बनी थी, बड़ी सड़कें, उनका NH की सड़कें हैं, उनका उद्घाटन भी किया गया है। और कई परियोजना, अभी देखिए इन्वेस्टर समिट की गई उत्तर प्रदेश में। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश के जो भी हमारे बेरोजगार व्यक्ति हैं, और जगह की तो मैं चिंता है ही है, लेकिन मैं अपने कुरान विधानसभा की बताएं, कुरान विधानसभा में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, और उसको लगा करके यहाँ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह से कई काम हुए हैं। सर, कुरान की आप बात कर रहे हैं, अभी आपके घर का ही रास्ता जो हम जिससे आ रहे थे उसका ही चौड़ीकरण नहीं हुआ है, पुरानी सड़कें हैं वैसी। देखिए उसमें चौड़ीकरण की जहाँ बात है, वो सरकारी भूमि जितनी थी उतने में हमारी सड़क बन गई है। काश्तकार की जमीन है, लेकिन जितनी वो सड़क है हमारी, उसको बगल से इंटरलॉकिंग भी करा रहे हैं। वो काम प्रारंभ हुआ है, इधर से शुरू हो रहा है विद्यालय की तरफ से। वो अगली बार जब भी आप आएंगे तो सड़क हमारी एकदम चमाचम रहेगी, बढ़िया बन जाएगी तब तक। सर, आज प्रदेश में बेरोजगारी कम नहीं है, ऐसे में कौन से नियम हैं इनके जिनमें लोगों को रोजगार मिलेगा? ऐसी क्या अब रोजगार तो कुछ फैक्ट्री के माध्यम से हमारी सरकार रोजगार उपलब्ध कराएगी, और कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी उपलब्ध कराएगी। छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से वो लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। अभी रोजगार सेवा योजना जो है, उस कार्यालय से उसके मेले भी लगाए गए। एक तो मेला मांडला में लगा और हमारे कोराव में भी लगा। उस मेले के माध्यम से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को बुला करके, और जो पंजीकृत हमारे श्रमिक हैं, कुशल हैं, अकुशल हैं, सबको अब हमारे क्षेत्र से कम 500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मेरे साल भर के अंदर की बात बता रहा हूँ, जो मेला लगा करके हम लोगों ने वो रोजगार उपलब्ध कराया। सर, ये तो आपने कह दिया कि जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग से, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए क्या, वो भी क्या यही काम करेंगे? नहीं, जो जिस लायक है जी, वो हमने कहा कुशल अकुशल, उसमें सब आ जाते हैं। जो मान लीजिए टेक्निकल किए हैं बच्चे, तो उनको जब फैक्ट्री हमारी चालू होगी उसमें टेक्निकल पद पर रखा जाएगा। और अभी हमारे जो है उस तरह के जो कुशल व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कुछ तो BA किए हैं, कुछ B.Ed किए हैं, M.Ed किए हैं, ऐसे लोगों को भी हमारी सरकार नौकरी के पद जो सृजित किए जा रहे हैं, उस पद के माध्यम से भी उनको नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। सर, विपक्ष का कहना ये है कि जो ये 25 तारीख को जश्न मनाया जा रहा है, ये बीजेपी की नाकामयाबी मनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष का ये को छुपाने के लिए, देखिए विपक्ष का ये काम है, वो अंगुली उठाना। वो अपना काम कर रही है, सरकार अपनी काम करेगी। हमारी जो उपलब्धता है साल भर के अंदर, पूरा प्रदेश देख रहा है, और यह उपलब्धता सरोपर है।
और पूरा प्रदेश में दिखाई दे रहा है। सर 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो समीप आ रहा है, इस पे जो बीजेपी है वो धार्मिक मुद्दा क्यों उठाती है? देखिए, हमारा यह धर्म प्रधान देश है जी। ये हिंदू राष्ट्र है हमारा। अगर हम विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़े जा सकते सर? विकास भी हम देखेंगे, विकास भी हम देंगे। अच्छा। लेकिन यह धर्म प्रधान देश है, हिंदू राष्ट्र है। आज प्राचीन काल में हमारा यह देश हिंदू राष्ट्र था, उस नाम से जाना जाता था। आज तो जब यहाँ कम्युनिटी विशेष को लेके क्या चुनाव जीता? नहीं, कम्युनिटी ये सबको, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका जो है विश्वास के साथ हमारी सरकार चल रही है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये हमारा मुद्दा है, विकास का भी मुद्दा है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इस भावना से चल रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है वो हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से उत्तर प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार चल रही है, और इसी के बल पर विकास और हमारे देश की जो संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। इसके दम पर चुनाव जीतेंगे। फिर 2024 में हम लोकसभा का चुनाव बम्पर वोटों से जीतेंगे। सर कुराओं के अगल बगल विधानसभाओं में भी आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में आदिवासियों को बीजेपी को वोट भी बहुत ज्यादा, तो ऐसे में आपको मंत्रिमंडल में सीट नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए जी। अब इसमें देखिए, मैं दूसरी बार चुन करके आया हूँ जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको देखती है जी। कौन किस तरह से है, सबका प्रतिभाग होना आवश्यक होता है, ऐसी हमारी पार्टी की मंशा है। दूसरी बार जीतने के बाद अभी लोकसभा के चुनाव के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अब इसमें पार्टी निर्णय लेगी और हमारी सरकार निर्णय लेगी कि कोरांव विधायक आदिवासी समाज से आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं, इनको मंत्रिमंडल में सम्मिलित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो उस पर विचार होगा। और विचार करने के बाद मैं तो आश्वानित हूँ और मेरा समाज भी आश्वानित है कि एक सिंगल, चूंकि 96 का विधायक हमारा आदिवासी कोली भी थे, अपना दल से चुन करके आए थे, लेकिन आकस्मिक उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से अब पूरे प्रदेश में अगर कोल बिरादरी में कोई नेता या कोई विधायक है तो कोरांव विधान से राजमण कोल ही हैं। तो सरकार ये चेतेगी कि नहीं, जिसका प्रतिभाग ज़्यादा है उसको भी हमें मंत्रिमंडल में सम्मिलित करना चाहिए। मुझे आशा है कि अगला मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, पार्टी वो आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए वो इसको ध्यान में रख करके मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने के लिए मैं आश्वानित हूँ। सरकार कर भी सकती है, ऐसा मुझे चिंता है और ऐसा मुझे जो है विश्वास है जी। सर आप आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासियों की समस्या अभी भी जैसे तैसे बनी हुई है, इसके लिए सरकार की क्या योजना है? नहीं, ये अगर किसी ने कहा कि आदिवासियों की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसको मैं नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि मैं बचपन में जब था, पढ़ने जाता था तो मैं पैदल जाता था। आज हमारे समाज का बच्चा बाइसाइकिल से वो पढ़ने के लिए जाता है। इलाहाबाद भी हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ रह करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि मजदूरी भी बढ़ाई गई है। सरकार मनरेगा के अंतर्गत जो भी हमारे आदिवासी श्रमिक भाई हैं, सबको मनरेगा के अंतर्गत उनको पेमेंट भी मिलता है और उसके सहारे बच्चे भी पढ़ते हैं। खाने के लिए व्यवस्था सरकार ने कर दी है, और रहने की जो व्यवस्था, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। मेरा घर आज पक्का मकान देख रही हैं, मैं जब पढ़ने जाता था ये मेरा झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी। इस तरह से हमारे समाज की स्थिति थी। आज तो बहुत परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों के सम्मान को रखा है और उनको एक समाज में स्थान देने का काम किया है। और एक बात मैं बता दूं कि कोल आवास यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो कोल भाई हमारे छूटे हुए थे, अभी बाद में पीछे जो पंचायत चुनाव हुआ है, पंचायत चुनाव के पहले मैं बैठा था, माननीय जी से मिलने गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने कहा कि जो त्वरित फायदा आदिवासियों के लिए हो सके, कोलों के लिए हो, ऐसी सुविधा मुझे बताओ। मैंने ये सवाल रखा था कि प्रधानमंत्री आवास से सब लोगों को आच्छादित नहीं किया गया है, कुछ लोग छूट गए हैं, ऐसे में आप कोई व्यवस्था कर देंगे तो उनको आवास मिल जाएगा। ठीक 15 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि 15 दिन के अंदर कोल मुख्यमंत्री आवास नाम की योजना ले आकर के ऑफलाइन एक गांव में 80-80, 60-60, 40-40 आवास बन गए हैं। अब आप भ्रमण करिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जाइए, मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, 96 चंदौली से लेकर के आप बांदा तक चले जाइए, जो भी कोल समाज के लोग हैं उनका घर बन गया है, कुछ लोगों का बन भी रहा है।
सबके खाते में, अकाउंट में पैसा चला गया अभी है। आपको वर्तमान समस्या मतलब कोई देखने को नहीं मिल रही है? वर्तमान समस्या जो है उसका समाधान किया जा रहा है। सर, कहा गया था कि बड़ौखर नगर पंचायत जो है वो बनेगा, जबकि वो कुराओं का पुराना शहर है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसका प्रस्ताव गया है शासन के पास जी। और जो भी इस तरह के नगर बनने हैं, टाउन एरिया बनने हैं और ब्लॉक बनने हैं, हमने प्रस्तावित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। इसकी क्रियाएं होती हैं, सरकार जब इसको सर्वे कराती है, सर्वे करा करके उसको फिर कराएंगे। हमें यह जो है अगले 2027 के पहले ये टाउन एरिया हमारा बड़ौखर हो जाएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजमणि कोयल जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है विधायक राजमणि कोयल जी, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में कुराओं बहुत पिछड़ा माना जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा कुराओं जो है वास्तव में पिछड़ा हुआ था, लेकिन इधर जो है मेरे पिछले कार्यकाल में जो 17 से 22 का मेरा कार्यकाल था, उसमें मैंने शिक्षा के क्षेत्र में एक राजकीय इंटर कॉलेज यहीं बगल में आपके बैठकुआ गांव है, वहां पर हमने स्थापित कराया है। इस वर्ष अप्रैल से वो हमारा संचालित हो जाएगा, एडमिशन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये उसी पीरियड में हमने एक अटल आवासीय जो मंडल स्तर पर एक विद्यालय आता था, वो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की ज्वाइंट कार्य योजना है। उस कार्य योजना को अटल आवासीय विद्यालय आपके कोरांव विधानसभा के बिलहट ग्राम में वो बन करके तैयार होने जा रहा है और उसमें भी अप्रैल से उसमें बच्चों का एडमिशन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर कई इंटर कॉलेज हैं और मैंने जो है यहाँ पर महाविद्यालय की महिला महाविद्यालय के लिए मैंने प्रस्ताव दिया है कि एक महिला महाविद्यालय और जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भी हमने सरकार से मांग किया है। और ये दोनों मांगे हमारे शिक्षा के क्षेत्र की जो अभी अधूरा लग रहा है वो अगले सत्र तक में यह पूरा करा देंगे, ऐसा सरकार से आश्वासन मुझे मिला है और वो फाइल चल रही है हमारी। आप 2 बार से विधायक हैं। देवघाट से लड़ियारी की रोड बहुत ज्यादा खराब है और हंडिया जैसे पहाड़ी इलाके में भी सड़क की समस्याएं हैं, तो उस पर अब वो देवघाट लड़ियारी की जो जिस सड़क की आप चर्चा कर रहे हैं वो प्रस्तावित था पहले से, वो प्रस्ताव पास हो गया है और जो पैसे के अभाव में नहीं बन रहा था वो भी पैसा हमारा टेक्निकल पास हो चुका है और वो यहाँ इलाहाबाद में प्रयागराज के भाग में आ गया है PWD कार्यालय में। उसका बहुत जल्दी टेंडर होने वाला है और उसमें काम प्रारंभ कर। जितनी भी सड़कें आप देखा होगा, अभी मैं जब आप मांडा से बरौंधा के लिए जब गुजरेंगी तो इससे भी ज़्यादा वो हमारी सड़क खराब थी, लेकिन उसका भी हमने सेक्शन करवा लिया है, वो भी सरकार से सेक्शन हो चुकी है, उसमें भी काम लगेगा, इसमें भी काम लगेगा। जितनी भी सड़कें हमारी टूटी फूटी हैं वो 10 दिन के अंदर सभी सड़कों में वो काम लग करके वो तैयार हो जाएंगी। सर, आपने अपने विधानसभा में कौन सी समस्याओं को अपने कार्यकाल में उठाया? कहा जाता है कि राजबली जैसर जी ने जो काम शुरू किया था वहीं पे है। वो तो उनका कहना भी रहेगा कि जितना काम मैं छोड़ करके गया था उतना ही है। उनके पीरियड में यहाँ से भारतगंज से प्रतापगढ़ एक रोड जाती है जिसमें टॉन्स नदी पड़ती है। टॉन्स नदी में एक नहर का पुल बना हुआ था, वो उन्हीं के ज़माने से लेकर के डैमेज था, वो बड़ी गाड़ियों का आना जाना बाधित हो गया था। लेकिन 2017 में जब विधायक बना तो पहली यह मेरी समस्या थी और लोगों ने ये कहा कि हम लोग जिताएंगे आपको, लेकिन पुल आपके जिम्मे है, बनवा दीजिएगा आप। और उस समय हमारे डिप्टी CM माननीय केशव प्रसाद मौर्य PWD मिनिस्टर थे और उस समय मैंने उनसे मांग किया और यह सवाल रखा, वो अभी हमारा प्रस्ताव बन गया है, बन करके पास हुआ और उस पुल का शिलान्यास करने के लिए माननीय डिप्टी CM साहब आए। क्षेत्र की जनता ने आभार व्यक्त किया और शिलान्यास करने के 1 महीने के पहले 15 दिन 20 दिन के अंदर ही उस पुल में काम लग गया। आज वह पुल हमारा बन करके तैयार होने जा रहा है और ये उस समय भी था, जो राजबली की आप चर्चा कर रहे हैं उस समय भी था, वो सरकार में भी थे और वो उस पुल का क्या उनको ध्यान नहीं था, ये छूट रहा है उनका। और यहाँ पर सिंचाई के क्षेत्र में भी मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने 14 नहरों का निर्माण कराया है। वो उस क्षेत्र में जो लापर का क्षेत्र कहा जाता है और इधर पालपट्टी के साइड में दिघलों से लेकर के यहाँ लालतारा तक,
लालतारा देहातिया से लेकर के दिगलो होते हुए लालतारा, वहाँ जो है पालपट्टी एक नहर हमारी, वह 9 करोड़ की मैंने स्वीकृति कराई और वह नहर भी हमारे उसमें काम लगा हुआ है, वो भी बन करके तैयार होने वाली। इस तरह से बड़े बड़े काम हुए हैं। छोटे काम तो अब इन्होंने क्या किया है, अब वो भी सुनना चाहें तो आपको बता दूं मैं। इन लोगों ने किया था, किसानों के नाम पर कूप बनवाने का कूप निर्माण करा रहे थे। 7 लाख का एक कूप आता था और 5 फीट 10 फीट गड्ढा करा करके और उसको जो है फर्जी तरीके से जेई और एक्सिम को मिला करके कुछ पैसा जेई लेते थे, कुछ किसान को देते थे और शेष पैसा अपना वो सब ले लेते थे। आज तो वो काम होने नहीं जा रहा है। अब तो अगर जिस काम के लिए पैसा भेजा जा रहा है वो सीधे ऑनलाइन जा रहा है जिस काम के लिए। तो ये न कहें कि ये, इस बात को मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि वो कोरांव विधानसभा उतने पर ही है। कोरांव विधानसभा हमारी बहुत आगे जा रही है और अगले 5 साल 2027 के अंतर्गत आप जब भी आएंगी तो आप देखेंगे कि कोरांव विधानसभा वो चमचमाती नजर आएगी आपको। अच्छा विधायक जी, जब आप पहली बार कोरांव विधानसभा से लड़े थे तो आप भारी मतों से आप जीते थे, लेकिन अभी जो हुआ उसके बाद जब आप जीते तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा थी, तो जनता समझ नहीं पाई या कुछ और? नहीं, जनता इसलिए नहीं समझ पाई क्योंकि मेरा बीच में एक बार टिकट काट दिया गया था, जिसकी वजह से जनता परेशान हो गई कि अब जाएं कहाँ। यहाँ भी भीड़ लगी रहती थी और जिस दिन से मेरा टिकट कटा उस दिन से लेकर के और पूरे जब तक फाइनल नहीं हुआ तब तक भीड़ यहाँ आती थी, विधायक जी आप लखनऊ जाइए, दिल्ली जाइए, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो उसको भी लेकर के जनता भ्रमित हुई और भ्रमित जब हुई तो उसमें विपक्षी लोग थे वो अपना सिप्पा जमाना शुरू किया कि अब उनको टिकट मिलेगा नहीं और वो विधायक जी अब नहीं हो पाएंगे, बीजेपी में टिकट दोबारा नहीं मिलता है। इसकी वजह से हमारे जो मतदाता थे वो भ्रमित हो गए और जो भ्रमित नहीं हुए वो हमारे साथ रहे। फिर भी मैं 27,000 वोटों से लीड किया हूँ। योगी सरकार को 1 साल पूरे हो गए, अगले 4 सालों में राजवल्लभ कोल जी की क्या योजनाएं रहेंगी? बड़ी योजनाएं हमने दिया है। एक तो यहाँ पर कुछ हमारी स्टेट कनेक्टिविटी वो परियोजना हमने दिया है। हम वो देवघाट से होकर के धूस मोड़ होते हुए और पैंतिया होते हुए वहाँ रीवा मिलाएगी। एक तो हमारा स्टेट कनेक्टिविटी के लिए हमने प्रस्ताव दिया है, ये जो आने वाला साल भर के बाद वह काम प्रारंभ होगा, वो स्वीकृति मिलेगी उसमें। और कई चीज़ें हमने दिया है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैंने विद्यालय को भी बताया, हमारे 2-3 विद्यालय प्रस्तावित हैं। और किसानों के लिए जहाँ पर उनकी सिंचाई की व्यवस्था आज भी नहीं है वहाँ नलकूप की व्यवस्था के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक क्षेत्र हमारा पहाड़ी पड़ता है, वहाँ हम नलकूप की व्यवस्था करके उन लोगों को पानी सिंचाई के लिए दें। कुछ नदियों में हमें लिफ्ट कैनाल का प्रस्ताव दिया है, लिफ्ट कैनाल के माध्यम से भी किसानों को मैं वो सिंचाई की व्यवस्था कराऊंगा। और एक समस्या का प्रस्ताव हमने जो दिया है वो हर घर नल की व्यवस्था वो शासन की चल रही है, हमारे यहाँ अभी प्रारंभ नहीं हुई है। उसके लिए मैं प्रस्तावित किया हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि इसको मैं अप्रैल तक इसको शुरू करा दूं। तो मतलब विधायक जी ये मान के चलें कि विधायक निधि का पूरा पैसा जो है कोरांव के विकास के लिए खर्च होगा? बिल्कुल विकास के लिए खर्च होता है। जैसे कि साल भर की जो जश्न का माहौल है उसमें आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता अपने आप खुश है, वो तो जश्न मस्त है कि हमारी सरकार ऐसा काम कर रही है कि हमने अगर एक गरीब को झोपड़ी से महल बनाने का काम किया तो भगवान राम का वो मंदिर भी मैंने बनवाया, हमारी सरकार ने बनवाया। किसानों का भी हमारी सरकार ने ध्यान रखा है, मजदूरों का भी ध्यान रखा है, सबको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार चल रही है। तो जनता तो इसे जश्न मना रही है कि योगी मोदी हमारे इस देश में रह करके एक नई परिकल्पना के साथ आए हैं, नया देश बना रहे हैं, नया प्रदेश बना रहे हैं, नया गाँव बस रहा है। अब तो आप आवास के माध्यम से चले जाइए और जो है शौचालय से लेकर के देख लीजिए कि आज से पिछले बार से जो 15-20 साल के पहले की जो स्थिति थी आज बहुत परिवर्तन हुई है और सभी लोग जश्न में डूबे हैं और अच्छा है। वो मानते हैं कि हमारे योगी जी अच्छा कर रहे हैं, उस जश्न में हम लोगों को सम्मिलित होना चाहिए और सभी सम्मिलित हो रहे हैं। एक बार आपका धन्यवाद हमारे शो से भाग लेने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा आज हमारे साथ थे कोरांव विधानसभा के विधायक राजवल्लभ कोल जी। उन्होंने हमसे चर्चा की, अपनी योजनाओं के बारे में हमें साझा किया। ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, नमस्कार।